नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का सेकंड पार्ट धर्मवीर भारती की कविताएं हैं, जिनमें रथ का टूटा हुआ पहिया उनकी कविता है। और इसके आज हम प्रश्न करेंगे। जैसे रथ का टूटा हुआ पहिया शीर्षक कविता की मूल संवेदना क्या है, ये 4 नंबर का आएगा। ये बहुत ही जरूरी है। यह कवि इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे को। इनमें कह रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती की रथ का टूटा हुआ पहिया शीर्षक कविता की मूल संवेदना विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से तुच्छ एवं हे माने छोटी समझे जाने वाली वस्तु व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित करना है। हर वस्तु का कोई न कोई महत्व अवश्य है। चक्रव्यूह एक प्रतीक है। चक्रव्यूह क्या है? एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से कवि ने सामाजिक विषमताओं और आधुनिक युग के अत्याचारों को प्रकट किया है। इसको प्रकट किया है, सामाजिक विषमताओं और आधुनिक युग के अत्याचारों को प्रकट किया। इसका मीनिंग क्या है? चक्रव्यूह एक प्रतीक किसका है? आधुनिक युग के अत्याचारों और सामाजिक विषमताओं का है। महाभारत के युद्ध में 7 महारथियों के द्वारा रचाए गए चक्रव्यूह में जिस प्रकार अकेला अभिमन्यु फंस गया था, उसी प्रकार आधुनिक समाज की विषम परिस्थितियों में साधारण मानव भी फंसा हुआ है। जो साधारण मानव है, विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है। जिस प्रकार उसने अपनी रक्षा के लिए रथ के टूटे हुए पहिए का सहारा लिया था, का प्रयोग किया था या सहारा लिया था, उसी प्रकार विषम परिस्थितियों से बच निकलने के लिए लघु आदमी यानी छोटा आदमी, गरीब आदमी, जो लघु समझी जाने वाली कोई वस्तु है या व्यक्ति ही सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी कि छोटा आदमी ही सहायक सिद्ध होगा। कविता की मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य इस कविता का लघु माने छोटा और उपेक्षित, जिसके कोई यानी जिसको कोई महत्व न दे, यानी सब उसको घृणा की दृष्टि से दे, उसको बोलते हैं अपेक्षित मानव की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा माने उसको प्रतिष्ठित करना, उसकी सहायक सिद्ध होना। कवि का मंतव्य है कि इस विषय में कुछ भी अनुपयोगी अर्थात व्यर्थ नहीं है। इसीलिए खराब चीजों को घर से मत फेंको, कभी उपयोगी हो सकती हैं। प्रत्येक वस्तु की अक्षमता पर विश्वास किया जाना चाहिए। उपेक्षित व्यक्ति की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उसका भी उतना ही महत्व है जितना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का। छोटे आदमी का भी महत्व श्रेष्ठ व्यक्ति जितना ही महत्व है। रथ का टूटा हुआ पहिया का दूसरा प्रश्न है, रथ का टूटा हुआ पहिया किसका प्रतीक है? कवि इस प्रतीक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? एक और प्रश्न है, 4 नंबर का आ सकता है। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह कौन सा है? 7 गीत वर्ष से उद्धृत है यह कविता रथ का टूटा हुआ पहिया। एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें रथ का टूटा हुआ पहिया समाज के उपेक्षित और हीन यानी छोटे समझे जाने वाले वर्ग का प्रतीक है। इसका है जो बेकार समझा जाता है, हीन समझा जाता है, छोटा समझा जाता है, उसका प्रतीक है। इसे पारंपरिक मूल्यों का भी प्रतीक माना जा सकता है। कवि की मान्यता है कि जिन परंपराओं को हम व्यर्थ और विगलित मानते हैं, यानी कि जो बेकार, विगलित माने बेकार समझते हैं, वे ही समय पड़ने पर नवनिर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। आधुनिक परिवेश में निराशा, कुंठा और संतरास। निराशा क्या है? आदमी निराश हुआ है। कुंठा माने मन ही मन में घुट कर रह जाना। संतरास माने दुख। विषमताओं और सांस्कृतिक संकटों में पुरानी खंडित मान्यता भाव सबलता माने शक्तिशाली प्रदान कर सकने की क्षमता रखती है। जो हमारी कंठाएं हैं, सांस्कृतिक संकटों में पुरानी खंडित मान्यताओं ही हमारे को शक्ति, सबलता माने शक्ति प्रदान करती हैं। वे समाज में परिवर्तन ला सकती हैं। रथ का टूटा हुआ पहिया क्या है? व्यर्थ और बेकार समझी जाने वाली वस्तु का प्रतीक शब्द हो सकता है। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में अपने अस्त्र शस्त्रों को खो देने के पश्चात रथ के टूटे हुए पहिए से संरक्षा का प्रयास किया, क्योंकि वह 7 योद्धाओं से रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर लड़ा था। कौन कह सकता है कि निरर्थक मानी जाने वाली अन्य वस्तुएं भी समय पड़ने पर उपयोगिता सिद्ध कर सकती हैं? छोटी से छोटी और पूर्ण रूप से व्यर्थ मानी जाने वाली वस्तु का भी कोई न कोई महत्व अवश्य है।
यानी घर में भी कोई पुरानी चीजों को हम फेंक देते हैं, परंतु उनका भी कोई महत्व, उनको फेंकना मत, कभी उपयोगी हो सकती है। समाज में हीन और उपेक्षित समझी जाने वाली वस्तु, व्यक्ति भी मानव जीवन के उत्थान में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आज के भौतिकवादी युग में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को त्याज्य मतलब त्यागना नहीं चाहिए। हर वस्तु कोई न कोई उपयोगिता अवश्य रखती है। और अगला है तुम्हारी कविता फागुन की शाम। शीर्षक कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर का आ सकता है। आपने प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का जो सुंदर चित्रण किया है, इस चित्रण के माध्यम से पक्षियों की सुंदरता पर प्रकाश डाला। कवि कहता है कि घाट के रास्ते पर एक क्या था, बरगद का पेड़ था, वट वृक्ष था, उस पर बैठी हुई एक पीले रंग की चिड़िया थी, जिसका कुछ उसको नाम याद नहीं, नाम भी था परंतु कवि को याद नहीं था। वह चिड़िया कवि को पुकारती है, उसे ताना मारती है। उसे सुनकर कवि की आंखों में आंसू छलछला आते हैं और वह संवेदनशील हो जाता है और उसे अपनी याद आ जाती है प्रेमिका की। और वह फागुन की शाम बड़ी उदास थी। घाट की सीढ़ियों को चीरकर, यानी घाट की सीढ़ी जो टूटी फूटी पड़ी थी, वह एक जंगली तुलसी का पौधा उगाता है। वृक्षों के झुरमुट से छनकर पानी पर सूर्य की परछाई पड़ रही है और सूर्य की किरणें तोते के पंख जैसी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वे वृक्षों के पत्तों से छनकर आई हैं। जो सूरज की किरणें वे तोते जैसी क्यों दिख रही हैं, क्योंकि वृक्षों के पत्तों से छनकर आई हैं। दूसरी ओर बांसों की टहनियां हिल रही हैं। ये टहनियां कुछ कहनी अनकहनी बातें कहती हैं। कवि की खट्टी मीठी अनुभूतियां, जो जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियां किसके साथ, अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेमिका उसको बताती है कि बछड़ा बछड़ा मेरी माँ की रामायण की पुस्तक खा गया। कवि उस सीढ़ी की भी चर्चा करता है जहां पर कोई घास लगी है, और जहां पर कवि उसकी चर्चा करता है जो सीढ़ियों पर काई लगी हुई है। क्या है, जहां पर काई घास लगी है, यहीं पर कवि की प्रिया फिसल कर पड़ती है, तो कवि उसके बाहों में पकड़ लेता है, गिरने से बचा लेता है, तो वह शर्मा जाती है, उसकी बाहों में आ गई थी। उस समय प्रिया ने कहा, कवि ने उसके हाथों का कंगन तोड़ दिया। जब उसने पकड़ा ना, जब गिरने से, तो उसका कंगन तोड़ दिया था। तब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। उसकी प्रेमिका क्या बोली, मैं कभी नहीं आऊंगी। कवि ने स्वीकार करता, यहाँ केवी है, कवि है यो, कवि स्वीकार करता हुआ कहता है कि प्रिया उसमें कभी नहीं बनी, प्रिय उसकी प्रेमिका की, और उसमें कभी नहीं बनी। उस दिन के बाद कवि जिसे छाया कहता तो उसे धूप कहती। अंतिम पद्य में प्रिया अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती है। किसका, विरह व्यथा। प्रिया के बिना निगोड़ी नींद सपने में भटकती है। अब जो प्रेमिका को अपने प्रेमी की याद आती है तो उसको नींद नहीं आती, यानी प्यार हो जाता है तो नींद भाग जाती है, सपने में भटकती रहती है। सवेरे कोयल कैसी बोल रही है, बोल उठने से प्रिया को लगता है कि किसी जहरीली नागिन ने उसे नींद में काट लिया। सवेरे सवेरे जब कोयल बोलती है तो उसे ऐसा लगता है कि जहरीली नाग ने उसे काट लिया। और सन्नाटा भी चौंक उठता है। वह डर के मारे अपनी व्यथा को किसी से नहीं कहती, क्योंकि कोई न कोई कुछ कह न दे, उसका भेद पता न चल जाए, फिर यह ऋतु बड़ी बदनाम है। इसीलिए अगला प्रश्न है, फूल मोमबत्तियां और सपने। शीर्षक कविता के कथ्य पर प्रकाश डालिए। क्या कह रहा है कवि, इसके कथ्य पर प्रकाश डालिए। कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें। फूल मोमबत्तियां और सपने डॉक्टर धर्मवीर की एक उल्लेखनीय कविता है। कवि ने दार्शनिक विचारधारा और सामाजिक जीवन की अनुभूतियों का सजीव वर्णन किया है। इसमें फूल जीवन के उल्लास का प्रतीक है और मोमबत्तियां प्रकाश की हैं, और सपने जीवन की अस्थिरता के प्रतीक हैं। कवि स्वीकार करता है कि फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने और पागल बना देने वाले क्षण
और दफ्तर का कामकाज, फाइल, भत्ता वेतन। भत्ता वेतन माने जो तनख्वाह और तनख्वाह पर भत्ता मिलता है, तनख्वाह पर एक्स्ट्रा रुपये मिलते हैं आदि, ये सब जीवन की सच्चाई है, यानी कि जीवन की सच्चाई है। इसके साथ साथ गलत रास्ते पर चलना, चांद की छाया में आंखों का नम होना माने रोना, और बच्चों की दुधियासी हंसी, बच्चे हंसते हैं तो एकदम तो सभी को खुश कर देते हैं आदि जीवन की सच्चाई है। यानी कि कोई मर जाता तो उस पर रोते हैं, बच्चा हंसता था तो खुश हो जाते हैं। कवि का कथन है कि यह जीवन बड़ा विराट है, जीवन बहुत लंबा है, जीवन बहुत विशाल और व्यापक है। इसमें इन सब बातों के लिए स्थान है। जो लोग मेजों के कोरों पर माथा रखकर रोते रहते हैं, कोरों माने कोने पर माथा रखकर रोते हैं, वे यह नहीं जानते कि यह पीड़ा केवल उन्हीं की नहीं है बल्कि सबकी है। भाई सब रोते हैं, सब उदास होते हैं, सबके जीवन में परेशानी आती है, सबको प्यार होता है, सभी का प्यार खोता है। सबने, आगे कवि कहता है, सबने जीवन में प्यार पाया है और उसे खोया भी है। सभी प्यार पाते हैं, सभी उस प्यार को खोते भी हैं। भले ही यह जीवन बोझ, लेकिन सबको जीना है, सबको जीना पड़ता है इस प्यार के होने के बाद। इन पंक्तियों में कवि कहता है, जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, इसमें सबके लिए जगह है, सबका महत्व है। मेजों के कोरों पर माथा रखकर रोने वालों, यह दर्द तुम्हारा नहीं, यह सबका है। यह तुम्हारा ही दर्द नहीं है, सबका है। सबने पाया प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। ये कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है, कवि का कथन है, जब यह दर्द और गहराई में उतर जाता है तो उससे व्यक्ति को एक नवीन अनुभूति प्राप्त होती है, जिससे नए अर्थ खुलने लगते हैं। किसी अज्ञात महाशक्ति की उंगलियां उनमें संगीत उत्पन्न कर देती है। यानी कि हृदय में जो महाशक्ति आत्मा है, कोई ऐसी आशा पैदा कर देती है जिससे जीवन में फिर जीने का संगीत सा शुरू हो जाता है। फिर ये कामकाज, संगरस और नीरस बातें क्या है? फिर ये कामकाज, संगरस, नीरस बातें, फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपने और इनमें उत्पन्न पीड़ा एक विशाल जीवन का रूप धारण कर लेते हैं। निराशा ही ताकत बन जाती है। इसलिए प्यार में असफलता मिलने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यार तो आता आ जाता है। ये जीवन की जिंदगी आती है और बूढ़ा होकर चली भी जाती है, इसीलिए घबराने की किसी को जरूरत नहीं। ये संदेश देना चाह रहा है कवि। आगे कह रहा है, गुलाम बनने वाले शीर्षक कविता का उद्देश्य और कविता में क्या व्यंग्य किया गया है। प्रस्तुत कविता में अपने भारत देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश जो विदेशी आए थे द्वारा किए गए प्रयास और भारत के लोगों की आपसी फूट और कायरता पर व्यंग्य किया गया है। भारत को गुलाम बनाने वाले विदेशियों में हमें अनेक तरीकों से अपना गुलाम बनाया है। आज भी वे भिन्न भिन्न तरीके से अपने पुराने कार्य करने लगे हुए हैं। हमें उनकी चाल को समझना चाहिए और गुलाम बनने से बचना चाहिए। गुलाम बनने के कौन कौन से तरीके हैं यहाँ हम बताते हैं। पहला है, यानी कि जो पहले कौन आए थे, मुगल आए थे। कई बार आक्रमण के रूप में घोड़ों की पीठ पर बैठकर भाले घुमाते हुए आए थे और अपनी शारीरिक बल और सैन्य दल बल से हमें गुलाम बनाने में सफल हुए थे। मुगलों ने हमारे को गुलाम बनाया था। कई बार अस्त्र शस्त्रों की जगह अंग्रेज व्यापार पत्र लेकर आए थे और गिड़गिड़ाते हुए छल बल से शासक बन गए थे। उन्होंने बंदूक के बल पर हमारे को गुलाम बनाया था। उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। भारतीय स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है, गुलामी केवल राजनीति ही नहीं होती, आर्थिक और सांस्कृतिक भी होती है। दूसरी प्रकार की गुलामी किसी प्रकार की राजनीतिक गुलामी से कम घातक नहीं होती। राजनीतिक गुलामी से तो लड़ झगड़ कर मुक्ति पाई जाती है, परंतु आर्थिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति पाना सरल नहीं है। देशवासियों को मानसिकता गुलाम बना लेती है। धन्यवाद।